तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो किसी चीज से डरकर एक कमरे में बैठे हुए थे। तभी वहां एक लेडी एक बच्ची को लेकर आती है और वहां पर मौजूद सभी बच्चों से कहती है कि बाहर कोई भी नहीं आएगा क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है। इतना कहने के बाद वह लेडी वापस से बाहर चली गई। इस वक्त तक बच्चे बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। तभी उन बच्चों में से हम एक जमी नाम के बच्चे को देखते हैं। जमी दरवाजे के पास जाकर अपनी मॉम को आवाज लगाने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज सुनकर कोई जोर जोर से दरवाजे को नॉक करने लगता है और तभी उनके कमरे में कुछ लोग घुस जाते हैं जो कि बिल्कुल किसी जॉम्बी की तरह दिख रहे थे। जमी उन्हें देखकर दरवाजे के पीछे छुप गया था। वो जॉम्बी जमी के सामने उसके सभी दोस्तों को मार देते हैं। अपनी जान बचाकर जमी रूम से बाहर आ गया। उसने देखा कि बाहर तो हर तरफ इन्फेक्टेड थे जो दूसरे लोगों को काटकर उन्हें भी अपने जैसा बना रहे थे। उसी वक्त जमी अपनी मॉम को देखता है। उन्हें भी किसी इन्फेक्टेड ने काट लिया था। जमी की मॉम जमी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। इसीलिए जमी जल्दी से चर्च में अपने डैड के पास आ जाता है जो कि चर्च में प्रीस्ट है। वो अपने डैड को बताता है कि इन्फेक्टेड ने मॉम और सिस्टर को मार दिया है। लेकिन उसके डैड की सोच काफी ज्यादा अलग थी। वो जिमी को समझाते हैं कि उन्हें मारा नहीं गया है बल्कि उन्हें तो एक नई जिंदगी दी गई है। वो लोग अब बहुत ही अच्छी जगह पहुंच चुके हैं। उस वक्त तक काफी सारे इन्फेक्टेड भी चर्च के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर जमी के डैड उसे अपना क्रॉस नेकलेस देकर एक सेफ जगह पर छुपा देते हैं और उन्होंने खुद को इन्फेक्टेड के सामने सरेंडर कर दिया। फिर जैसे ही सभी इन्फेक्टेड चर्च से बाहर गए, मौके का फायदा उठाकर जमी भी चर्च से बाहर निकलकर भाग जाता है। खैर, अब इसके बाद हमें यहाँ से पूरे 28 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इस वक्त तक पूरी दुनिया में जो रेज नाम का वायरस फैला था जिसके अंदर सभी लोग जॉम्बी में बदल गए थे, वो अब खत्म हो गया है। लेकिन अभी भी ब्रिटेन में रेस वायरस मौजूद है जिसे क्वारंटाइन कर लिया गया है। तभी हम एक आइलैंड को देखते हैं जिसके ऊपर लोगों की एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी रहती है। यह लोग यहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों से बिल्कुल सेफ है। लेकिन आइलैंड से थोड़ी दूर जो मेनलैंड है वहाँ पर अभी भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग मौजूद है। इसके बाद हम एक स्पाइक नाम के लड़के को देखते हैं जो कि इस आइलैंड पर अपनी फैमिली के साथ रहता है। आज स्पाइक के डैड जेमी स्पाइक को सुबह जल्दी उठा देते हैं क्योंकि आज वो स्पाइक को मैनल लेकर जाने वाले हैं ताकि स्पाइक बहादुर बन सके और उसे पता चल सके कि आखिर मेनलैंड में क्या है। इसके बाद जब जेमी और स्पाइक दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी उन्हें ऊपर से कुछ टूटने की आवाज आती है। इसीलिए जेमी और स्पाइक दोनों जल्दी से ऊपर चले गए, जहां पर हम स्पाइक की मॉम को देखते हैं जिसकी दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसलिए स्पाइक अपनी मॉम को संभालने की कोशिश करता है। तभी स्पाइक की मॉम उससे पूछती है कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए, जिस पर जेमी आइला को बताता है कि आज मैं स्पाइक को मेनलैंड लेकर जा रहा हूँ। जेमी की यह बात सुनकर आइला जेमी पर काफी ज्यादा भड़क गई क्योंकि स्पाइक सिर्फ 12 साल का था। इसीलिए उसे लग रहा था कि मेनलैंड पर स्पाइक की जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। लेकिन जेमी तो किसी भी हालत में स्पाइक को मेनलैंड पर लेकर जाना चाहता था। इसीलिए वह बिना कुछ बोले नीचे आ जाता है। ऊपर स्पाइक अपनी मॉम को शांत कराने के लिए झूठ बोल देता है कि मैं मेनलैंड की बजाय स्कूल जा रहा हूँ। स्पाइक की यह बात सुनकर आइला थोड़ी रिलैक्स हो गई। फिर स्पाइक भी अपनी मॉम को सुलाकर नीचे आ जाता है, जहां पर उससे मिलने के लिए सैम नाम का एक आदमी आया हुआ था जो स्पाइक के लिए एक बॉल लेकर आया था ताकि स्पाइक मेनलैंड पर जाकर वहां पर जॉम्बीज को मार सके। खैर, इसके बाद जेमी स्पाइक को लेकर घर से निकल जाता है। आज उनकी कम्युनिटी के सभी लोग स्पाइक को देखकर काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि मेनलैंड पर जाने के बाद स्पाइक भी बड़ों की कैटेगरी में आ जाएगा। खैर, अब यह दोनों कम्युनिटी के मेन डोर पर आ जाते हैं, जहां पर स्पाइक से कम्युनिटी के लीडर जेनी मिलती है। जेनी स्पाइक को उसकी कम्युनिटी के कुछ रूल्स बताती है। वो कहती है कि अगर रात तक तुम वापस नहीं आए तो याद रखना कि तुम्हें ढूंढने के लिए मेनलैंड पर कोई भी नहीं आएगा। इतना समझाने के बाद जेनी उनके लिए दरवाजा खोल देती है। उनके सामने समुद्र के बीच से चाहता हुआ एक रास्ता था जिसने आइलैंड और मैनल को जोड़कर रखा था। जेमी और स्पाइक दोनों उस रास्ते से मेनलैंड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जाते वक्त जेमी स्पाइक को समझाता है कि हमें सूरज ढलने से पहले वापस आना होगा क्योंकि सूरज ढलने के बाद समुद्र की लहरें तेज हो जाती है, जिस वजह से रास्ता पूरी तरीके से पानी से ढक जाएगा। यहाँ पर स्पाइक भी अपने डैड की यह बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाता है। कुछ वक्त के सफर के बाद यह दोनों मेनलैंड तक पहुंच जाते हैं। स्पाइक देखता है कि मेनलैंड बहुत ही ज्यादा बड़ा है। फिर जेमी स्पाइक को मेनलैंड के अंदर ले गया, जहां पर उन्हें एक इन्फेक्टेड मिल गया जो कि रेंग रहा था। जेमी स्पाइक को बताता है कि रेंगने वाले जॉम्बी है। भले ही यह रेंगते हुए चलते हैं, लेकिन यह भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए तुम्हें इनको मारने के लिए इनके गले पर तीर मारना होगा। अब स्पाइक भी अपने डैड की बात सुनकर उस इन्फेक्टेड के गले पर तीर चला देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है।
लेकिन उस इन्फेक्टेड के चीखने की आवाज सुनकर वहां पर और भी काफी सारे इन्फेक्टेड आ गए। उन्हें देखकर जेमी उन्हें एक एक कर तीर चलाकर मार देता है। उन्हें मारकर जेमी स्पाइक को जल्दी से वहां से ले गया, क्योंकि यह रेंगने वाले इन्फेक्टेड ग्रुप में ही रहते हैं, इसीलिए इससे पहले वहां पर और भी ज्यादा इन्फेक्टेड आए। इससे पहले ही जेमी और स्पाइक वहां से आगे ही बढ़ गए। खैर, इसके बाद वो लोग एक घर तक पहुंच जाते हैं। जेमी स्पाइक को समझाता है कि इस घर की बहुत बार तलाशी तो हो गई है, लेकिन फिर भी हमें दोबारा से देखना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी जरूरत की चीज मिल सकती है। वो दोनों उस घर की तलाशी कर ही रहे थे कि तभी उन्हें उस घर में से किसी इन्फेक्टेड के होने की आवाज सुनाई देती है। इन्फेक्टेड की आवाज सुनकर वह दोनों चौंकाना हो गए। जेमी ने देखा कि एक इन्फेक्टेड को किसी ने रस्सी से उल्टा कर बांधा हुआ है, जिसके पेट पर जमी नाम गोदा हुआ था। उस इन्फेक्टेड के पास इतना ज्यादा खून था कि स्पाइक उसे देख ही नहीं पा रहा था। यह देखकर जेमी स्पाइक को उस इन्फेक्टेड को देखते रहने के लिए कहता है और उसे तीर से मारने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइक काफी ज्यादा घबरा गया था। उसी वक्त उस इन्फेक्टेड की रस्सी टूट जाती है। वो स्पाइक को काटने वाला था कि तभी स्पाइक ने जल्दी से उस इन्फेक्टेड के सर में तीर मार ही दिया, जिससे वह वहीं पर मारा जाता है। खैर, इसके बाद वह दोनों दोबारा से आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक हिरन की लाश मिलती है, जिसे किसी इन्फेक्टेड ने नोच नोच कर खाया हुआ था। उसे देखकर जेमी स्पाइक को समझाता है कि इस हिरन को किसी भागने वाले जॉम्बी ने खाया है। तभी स्पाइक की नजर उस हिरन के सर पर जाती है, जिसे किसी ने एक पेड़ पर टांगा हुआ था। उस सर को देखकर जेमी समझ गया कि यह किसी अल्फा इन्फेक्टेड का काम है, जो आम इन्फेक्टेड से काफी ज्यादा बड़े होते हैं और वह एक तरीके से सभी जॉम्बीज के लीडर होते हैं। अल्फा की कैटेगरी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगर एक बार अल्फा ने किसी को मारने के बारे में सोच लिया तो उसे बचना बिल्कुल नामुमकिन है। साथ ही जेमी स्पाइक को बताता है कि मुझे लगता है कि अल्फा हमारे करीबी है, इसीलिए वह दोनों जल्दी से आइलैंड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। पर रास्ते में जाते वक्त उन्हें अल्फा और बाकी के इन्फेक्टेड देख लेते हैं। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर जेमी स्पाइक को लेकर जल्दी से दोबारा से जंगल की तरफ भागने लगा। भागते हुए वो रुक रुक कर उनका पीछा कर रहे इन्फेक्टेड को मार भी रहे थे। उन्हें मारते हुए दोनों एक घर तक पहुंच जाते हैं। उस वक्त तक उनके पीछे पीछे काफी सारे इन्फेक्टेड आ गए थे। जेमी उन सभी इन्फेक्टेड को एक एक कर मारना शुरू कर देता है। फिर वह दोनों भक्त रहते उस घर की छत पर आ गए, जिस वजह से इन्फेक्टेड की नजर उन पर नहीं जाती और सभी इन्फेक्टेड वहां से चले जाते हैं। तभी ऊपर से जेमी देखता है कि अल्फा अभी भी वहां पर खड़ा होकर उनके आने का इंतजार कर रहा है। यह देखकर जेमी और स्पाइक दोनों उसके जाने तक वहीं पर रुकने का प्लान करते हैं। थोड़ी देर बाद स्पाइक को दूर एक जगह पर आग जलती हुई दिखाई देती है। जब वो उस आग के बारे में अपने डैड से पूछता है, तब जेमी स्पाइक को बताता है कि मुझे इस आग के बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर, अब इसके बाद जब उस रात वह दोनों सो रहे थे, उसी वक्त उनके घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा हिरन का झुंड भागते हुए गुजर रहा था, जिस वजह से उनका घर भी धीरे धीरे गिरने लगा। इसीलिए जेमी जल्दी से स्पाइक को घर के बाहर ले आता है। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि बाहर आसपास कोई भी अल्फा बेल्फा नहीं है, इसलिए वह दोनों जल्दी से समुद्र की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और वह चलते चलते आइलैंड तक जाने के रास्ते तक पहुंच गए। पर तब तक अल्फा की भी नजर उन पर पड़ गई थी, लेकिन इसके बारे में उन दोनों को बिल्कुल भी एहसास नहीं था। जेमी को लग रहा था कि वह दोनों बच गए। तभी उनकी नजर अल्फा पर पड़ती है, जो भागते हुए उनके पीछे आ रहा था। उसे अपनी तरफ भागते आते हुए देखकर जेमी और स्पाइक जल्दी से कॉलोनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दोनों कॉलोनी के पास पहुंचे, जेमी अपने पास रखी सीटी बजा देता है, जिसकी आवाज सुनकर पहरा दे रहे लोग जाग गए। वो भी जेमी और स्पाइक के पीछे आ रहे अल्फा को देख लेते हैं। वो लोग अल्फा पर तीर से हमला करने लगे, लेकिन उन तीरों का अल्फा पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो दोबारा से जेमी और स्पाइक पर अटैक करने के लिए खड़ा हो गया, जिसके बाद एक बड़ा सा जलता हुआ तीर उस अल्फा के सीने में आकर लगता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद जेमी और स्पाइक भी कॉलोनी के अंदर आ गए। स्पाइक के सही सलामत वापस आने की वजह से वहां पर एक जश्न रखा गया। जेमी कॉलोनी के सभी लोगों के सामने झूठ बोलता है कि स्पाइक ने भागने वाले इन्फेक्टेड को मारा है, लेकिन स्पाइक को अपने डैड की यह बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसने किसी भी भागने वाले इन्फेक्टेड को नहीं मारा था। जश्न के बाद जेमी एक रोसी नाम की लड़की के साथ चला जाता है। उसके पीछे पीछे स्पाइक भी चला गया। स्पाइक ने देखा कि उसके डैड का उस रोसी नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। यह देखकर स्पाइक अंदर से टूट गया, क्योंकि उसके डैड उसकी मॉम को उस वक्त चीट कर रहे थे, जिस वक्त उसकी मॉम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद स्पाइक उदास होकर घर आ गया, जहां पर उसे सैम मिलता है। सैम स्पाइक से पूछता है कि आखिर तुमने मेनलैंड में क्या देखा, जिस पर स्पाइक सैम को उन जॉम्बीज के बारे में बताता है। साथ ही मेम्बो उसे यह भी बताता है
कि मैंने जंगल में कहीं पर आग जलती हुई देखी थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता चल पाया कि आखिर वह आग जला कौन रहा था। आग का नाम सुनते ही सैम काफी ज्यादा हैरान रह गया। वह इस बाइक को बताता है कि वह आग डॉक्टर कैल्सन नाम का आदमी जलाकर रखता है, लेकिन हमें नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों है। डॉक्टर कैल्सन के नाम में डॉक्टर लगा हुआ देखकर इस बाइक के अंदर उम्मीद जाग गई कि वो अपनी मॉम को वहां पर ले जाकर बचा सकता है। उसकी मॉम की हालत इस वजह से ठीक नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। खैर, इसके बाद स्पाइक अपनी मॉम के पास जाकर सो गया। अगली सुबह स्पाइक अपने डैड से डॉक्टर कैल्सन के बारे में पूछता है। पहले तो जेमी स्पाइक को डॉक्टर कैल्सन के बारे में बताने से डर रहा था, लेकिन स्पाइक के ज्यादा जिद करने पर जेमी उसे डॉक्टर कैल्सन के बारे में बताना शुरू करता है। जेमी बताता है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले हम जंगल में खाने की तलाश के लिए जाते थे और ऐसे ही खाना ढूंढते हुए एक दिन हमें डॉक्टर कैल्सन मिला जिसने एक जगह पर आग जलाई हुई थी और उसने उस आग के पास बहुत सारी लाशों का ढेर लगा रखा था, जिन लाशों को वह एक एक कर आग में डाल रहा था। तभी उसी वक्त हमें डॉक्टर कैल्सन ने देख लिया और वह हमारी तरफ इशारा कर हमें बुलाने लगा। यह देखकर हम बहुत ही ज्यादा डर गए और वापस से अपनी कॉलोनी में आ गए। खैर, उसी वक्त स्पाइक अपने डैड के साथ उसके और रोसिका फेयर के बारे में बात करने लगा। स्पाइक की बातें सुनकर जेमी को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में स्पाइक को थप्पड़ मार देता है। स्पाइक को अपने डैड के थप्पड़ से बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और वह गुस्सा होकर वहां से चला गया। अगले दिन स्पाइक कॉलोनी के फूड स्टोर कैबिन में आग लगा देता है। आग लगाने के बाद स्पाइक मेन डोर पर पहरा दे रहे लोगों के पास जाता है और उनसे झूठ बोलते हुए कह देता है कि तुम्हें फूड स्टोर के कैबिन की आग बुझाने के लिए बुलाया जा रहा है। तब आदमी स्पाइक से कहता है कि तुम यहाँ पर जरा थोड़ा नजर रखना, मैं भी आता हूँ। इतना कहने के बाद वह चला गया। इसी चीज का फायदा उठाकर स्पाइक अपनी मॉम को लेकर आइलैंड से निकल गया और वह उन्हें जल्दी से मेनलैंड की तरफ ले आता है। दरअसल स्पाइक अब अपनी मॉम को किसी भी हालत में डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। तभी मेनलैंड को देखकर आइला थोड़ा घबरा जाती है। वो स्पाइक को वापस आइलैंड चलने के लिए कहने लगी, जिस पर स्पाइक अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपको असली डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। यह सुनकर आइला स्पाइक के साथ चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रात होने पर स्पाइक और आइला रात बिताने के लिए एक बिल्डिंग में रुक गए। स्पाइक अपनी मॉम से कहता है कि तुम अंदर जाकर सो जाओ, मैं इतने बाहर पहरा देता हूँ। इसके बाद वह बाहर पहरा देने लगा, पर उसी रात स्पाइक की भी आग लग गई, जिसके बाद उसके करीब एक इन्फेक्टेड आ गया। लेकिन सही वक्त पर वहां पर स्पाइक की मॉम आकर उस इन्फेक्टेड को मार देती है और स्पाइक की जान बचा लेती है। खैर, अगले दिन जब स्पाइक की आंख खुली तब अपने पास उस मरे हुए इन्फेक्टेड को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गया। स्पाइक इसके बारे में अपनी मॉम से पूछता है, जिस पर उसकी मॉम साफ इनकार कर देती है कि मैंने इसे नहीं मारा। दरअसल दिमाग की हालत खराब होने की वजह से स्पाइक की मॉम कल रात जो भी कुछ हुआ था वह सब कुछ भूल गई थी। खैर, अब इसके बाद सीन बदलता है और हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जिनके पीछे काफी सारे इन्फेक्टेड पड़े हुए थे। वो सभी सोल्जर्स इन्फेक्टेड से बचने के लिए एक टनल में कूद गए, जिनके पीछे पीछे इन्फेक्टेड भी उस टनल में आ जाते हैं। इसके बाद इन्फेक्टेड ने एक एक कर सभी सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें से 3 सोल्जर किसी तरीके से इन्फेक्टेड से बचकर एक दरवाजे के पीछे आ गए। वो टनल में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त वहां पर एक अल्फा आ जाता है जिसने एक सोल्जर को दबोच लिया और वो अल्फा उस सोल्जर के सर को उसके शरीर से अलग कर देता है और फिर उस अल्फा ने उसी सोल्जर के सर से एक और सोल्जर को मार दिया। पर तीसरा सोल्जर किसी तरीके से अल्फा से बचने में कामयाब हो गया। वो टनल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम दोबारा से स्पाइक और आइला को देखते हैं। दोनों आगे बढ़ रहे थे। तभी स्पाइक देखता है कि उसकी मॉम के पीछे एक इन्फेक्टेड खड़ा है। स्पाइक ने उस इन्फेक्टेड को अपनी तीर से मार दिया, लेकिन उस इन्फेक्टेड की आवाज सुनकर वहां पर और भी बहुत सारे इन्फेक्टेड आ गए जो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। स्पाइक और आइला भी उनसे बचने के लिए भागने लगे और भागते हुए वो दोनों एक गैस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, जिसके अंदर गैस भरी हुई थी, जिस वजह से स्पाइक और आइला को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तब तक काफी सारे इन्फेक्टेड भी गैस स्टेशन के अंदर घुस आए थे। उसी वक्त उस गैस स्टेशन के ऊपर मौजूद एक सोल्जर भी स्पाइक और उसकी मॉम को गैस स्टेशन के अंदर देख लेता है। वो स्पाइक और आइला को नीचे जमीन पर लेटने के लिए कहता है और फिर उसने भी इन्फेक्टेड पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोलियां चलाने की वजह से गैस स्टेशन में भरी गैस की वजह से उसमें आग लग जाती है, जिस वजह से वहां के सभी इन्फेक्टेड जलकर मारे गए। फिर स्पाइक कोला भी जल्दी से गैस स्टेशन के बाहर आ गए, जहां पर उनकी मुलाकात सोल्जर से होती है। दरअसल यह वही सोल्जर था जो उस अल्फा के अटैक से बचा था। वो स्पाइक को अपना नाम एरिक बताता है। इसके बाद वो तीनों एक साथ सफर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एरिक को भी यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला था। थोड़ा चलने के बाद वो सभी एक ट्रेन के पास पहुंच गए। तभी आइला को ट्रेन के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है।
जिसे सुनकर आइला जल्दी से ट्रेन के अंदर चली गई। अंदर आकर उसने देखा कि एक फीमेल इन्फेक्टेड बच्चे को जन्म दे रही है। उस इन्फेक्टेड को इतना तड़पता हुआ देखकर आइला उस इन्फेक्टेड के बच्चा पैदा करने में मदद करने लगी। तभी वहां पर स्पाइक और एरिक भी आ गए। एरिक को लग रहा था कि उसने स्पाइक और आइला के साथ आकर गलती कर दी है, क्योंकि वह बेकारी मुसीबत मोल ले रहे थे। आप तभी देखते ही देखते उस इन्फेक्टेड के बच्चा हो गया, जिसे आइला अपनी गोद में ले लेती है। अब तभी वह इन्फेक्टेड आइला पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। यह देखकर एरिक अपनी गन से उस इन्फेक्टेड को मार देता है। वो उस इन्फेक्टेड के बच्चे को मारने वाला था, इसीलिए वह उसे नीचे रखने के लिए कहता है। लेकिन उसी वक्त एक इन्फेक्टेड एरिक को ट्रेन के ऊपर खींच लेता है, जिसे देखकर स्पाइक और आइला दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए। तभी स्पाइक देखता है कि एरिक को जिसने ट्रेन के ऊपर खींचा था वो कोई नॉर्मल इन्फेक्टेड नहीं, बल्कि वो एक अल्फा था जिसके हाथ में अब एरिक का सर था। स्पाइक और आइला उसे देखकर भागना शुरू कर देते हैं और उनके पीछे पीछे अल्फा भी भाग रहा था। स्पाइक अल्फा पर बहुत सारे तीरों से हमला करता है, लेकिन उसके तीरों से अल्फा पर कोई भी असर नहीं होता। फिर स्पाइक और आइला भागते हुए ट्रेन से नीचे उतर गए। जैसे ही अल्फा भी ट्रेन से नीचे उतरकर उनका पीछा करने लगा, उसी वक्त उसके गले पर आकर एक मार्फिन दांत लगती है, जिससे वो कुछ वक्त तक ऐसे ही बेहोश हालत में खड़ा रहेगा। डॉक्टर कैल्सन के शरीर पर कोई लाल चीज लगी हुई थी। डॉक्टर कैल्सन स्पाइक से कहता है कि मुझे देखकर डरना मत, क्योंकि मैंने मेरे पूरे शरीर पर आयोडीन लगाया हुआ है, क्योंकि आयोडीन मुझे इन्फेक्टेड होने से बचाता है। इसके बाद डॉक्टर कैल्सन स्पाइक और आइला को अपने साथ ले जाता है, जहां पर स्पाइक और आइला दोनों बहुत ही बड़ी बड़ी हड्डियों से बने खंभे देखते हैं। थोड़ा और आगे जाने के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन स्कल का पहाड़ दिखाई देता है। डॉक्टर कैल्सन स्पाइक से कहता है कि यह एक टेम्पल है जो उन सभी को याद करने के लिए बनाया गया है जो इस वायरस या और किसी बचा के चलते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके बाद उसी रात डॉक्टर कैल्सन स्पाइक से उस छोटे बच्चे के बारे में पूछता है, जिस पर स्पाइक ने डॉक्टर कैल्सन को बताया कि यह इन्फेक्टेड का बच्चा है, लेकिन यह इन्फेक्टेड नहीं है। डॉक्टर कैल्सन यह बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह गया। तभी डॉक्टर कैल्सन स्पाइक से पूछता है कि क्या तुम इसी बच्चे की वजह से मेरे पास आए हो, जिस पर स्पाइक कहता है कि नहीं, मैं अपनी मॉम के इलाज के लिए यहाँ पर आया था। फिर डॉक्टर कैल्सन आइला का चेकअप करता है। पूरा चेकअप करने के बाद वह आइला को बताता है कि तुम्हें कैंसर है, जो तुम्हारे शरीर में अब पूरी तरीके से फैल गया है, इसलिए तुम्हारे पास अब बहुत ही कम वक्त बचा है। डॉक्टर कैल्सन की यह बातें सुनकर स्पाइक बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि वह अपनी मॉम को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। इस स्पाइक को देखकर डॉक्टर कैल्सन उसे समझाता है कि हम सभी को एक ना एक दिन तो मरना ही है, लेकिन अगर मौत आसान मिल जाए तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आइला स्पाइक को अपने गले लगा लेती है। उसी वक्त डॉक्टर कैल्सन ने स्पाइक को बेहोशी की डांट मार दी, जिस वजह से स्पाइक सुन हालात में एक जगह पर बैठ गया। दरअसल आइला ने ही ऐसा करने के लिए डॉक्टर कैल्सन को कहा था। उसने अपने लिए आसान मौत चुन ली, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वह अपने बच्चे के सामने तड़प तड़प कर मरे। इसके बाद आइला स्पाइक के पास उस बच्चे को छोड़कर डॉक्टर कैल्सन के साथ चली जाती है। डॉक्टर कैल्सन भी थोड़ा आगे जाकर आइला पर बेहोशी की दांत लगा देता है। अगली सुबह डॉक्टर कैल्सन स्पाइक के पास आता है, जिसके हाथ में एक स्कल था। स्पाइक समझ गया कि यह स्कल उसकी मॉम का है। फिर डॉक्टर कैल्सन स्पाइक को उसकी मॉम के स्कल को अपने बनाए हुए टेम्पल पर रखने के लिए कहता है। स्पाइक भी अपनी मॉम के स्कल को लेता है और उस स्कल टेम्पल पर चढ़ना शुरू कर देता है। ऊपर चढ़ने के बाद स्पाइक अपनी मॉम के स्कल को सबसे ऊपर रखता है। उस दिन स्पाइक और डॉक्टर कैल्सन दोनों जमीन के नीचे बनाई हुई एक सेफ जगह पर छुप गए, क्योंकि उन पर अल्फा ने हमला कर दिया था। वो अल्फा इतना ज्यादा ताकतवर था कि वह डॉक्टर कैल्सन को जमीन के अंदर हाथ डालकर पकड़ लेता है। अल्फा डॉक्टर कैल्सन के मुंह को उसके शरीर से अलग करने वाला था कि तभी सही वक्त पर स्पाइक डॉक्टर कैल्सन के पास रखी एक डॉट निकालकर अल्फा को लगा देता है, जिस वजह से अल्फा दोबारा से बेहोश हो गया। इस वक्त डॉक्टर कैल्सन स्पाइक को उस बच्चे के साथ वापस अपने घर जाने के लिए कहता है। तब स्पाइक भी डॉक्टर कैल्सन की बात मानकर वापस से जाने लगा। कुछ ही दिनों का सफर तय करने के बाद वह वापस से अपनी कम्युनिटी के पास पहुंच जाता है, लेकिन वह वहां पर सिर्फ उस छोटे बच्चे को छोड़ देता है और वह खुद वापस से मेनलैंड आ गया। कॉलोनी की लीडर जेनी को वो बच्चा मिल जाता है। जेनी उस बच्चे को जैमी के पास लेकर आई। जैमी को उस बच्चे के पास स्पाइक का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि इस बच्चे का नाम आइला है। यह देखकर जैमी समझ गया कि आइला अब इस दुनिया में नहीं रही। अब जैमी इस बाइक को वापस लाने के लिए मेनलैंड की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस वक्त समुद्र की लहरें काफी ज्यादा तेज थी, जिस वजह से पूरा रास्ता पानी से ढका हुआ था। इधर दूसरी तरफ स्पाइक मेनलैंड में एक जगह पर बैठकर अपने खाने के लिए मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन तभी कुछ इन्फेक्टेड उसे देख लेते हैं। स्पाइक उनमें से कुछ इन्फेक्टेड को मार देता है,
लेकिन वह इन्फेक्टेड बहुत ही ज्यादा थे, इसीलिए स्पाइक उनसे बचकर भागना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता बंद हो गया और तब तक एक इन्फेक्टेड भी उसके काफी ज्यादा करीब आ गया था। स्पाइक उसे भी तीर चलाकर मार देता है। उसी वक्त एक आदमी स्पाइक के लिए तालियां बजाने लगा क्योंकि उसे स्पाइक का निशाना काफी ज्यादा पसंद आया था। तब तक वहाँ पर और भी बहुत सारे इन्फेक्टेड आ गए थे। उस आदमी के साथ वहाँ पर उसके बहुत सारे साथी भी थे जो इन्फेक्टेड को एक एक कर मारना शुरू कर देते हैं और कुछ ही वक्त में उन सभी लोगों ने इन्फेक्टेड को मौत के घाट उतार दिया। सभी को मारने के बाद वही आदमी स्पाइक के पास आया और वो उसे अपना नाम जमी बताता है, जिसके गले में क्रॉस का नेकलेस था। दरअसल यह वही छोटा जमी था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर जमी स्पाइक को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और बस दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब यह कहानी अधूरी है क्योंकि इस मूवी का पार्ट 2 भी है, जिसे मैं जल्द ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोग नीचे कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट टाइप करें तो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।